दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा को शुरू हुए 15 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। इन दिनों में देश भर से आए श्रद्धालुओं के धामों में पहुंचने के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अब इन रिकॉर्डों पर जहां कुछ लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो कोई इसलिए चिंतित हो रहा है कि जिन शांत उच्च हिमालय घाटियों में लाखों लोग हजारों वाहनों में हर दिन पहुंच रहे हैं, उन घाटियों और खूबसूरत बुग्यालों से क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां रूबरू हो पाएंगी। सवाल यह भी है कि एक तरफ जंगलों की आग से धधकते उत्तराखंड के ग्लेशियर, तो दूसरी तरफ लाखों इंसानों का मलमूत्र, प्लास्टिक कचरा और वाहनों से निकलती जहरीली गैसें आखिर कब तक हिमालय को हिमालय रहने देंगी। वो भी तब जब वैज्ञानिकों से लेकर तमाम पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता इन पर लगातार चिंता जता रहे हैं कि नाजुक हिमालय को अगर बख्शा नहीं गया तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हिमालय का हाल भी लैटिन अमेरिका के वेनेजुएला देश के उन शोषित एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं के ग्लेशियरों की तरह होगा, जिनके नाम इस समय दुनिया के सबसे पहले गायब होने वाले ग्लेशियरों के रूप में दर्ज हो चुका है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के ग्लेशियर भी इंसानी लालच और बेहिसाब बाजारीकरण के उसी निरंकुश शिकंजे में फंसकर गायब और पिघल गए, जिसके जख्म इसी लालची और इसी जाहिली पीढ़ियों को भुगतना होगा। वेनेजुएला के एंडीज के खत्म हो चुके ग्लेशियर्स के आलोक में कई बड़े सवाल मुबाए हमारे सामने खड़े हैं। आखिर क्यों हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं दुनिया की सबसे सम्मानित और जीवनदायिनी मानी जाती हैं? क्या वो वजह है जिससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हिमालय के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं? और क्यों इस ग्लोबल क्राइसिस का सबसे प्रत्यक्ष और स्पष्ट असर भी हिमालय में दिखने लगा है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद दुनिया के थर्ड पोल का सम्मान हिमालय के पास ही क्यों है? इसके लिए सबसे पहले हमें हिमालय की उस भूगर्भीय मौजूदगी और जरूरत को समझना होगा। हमें यह भी बुनियादी समझ बरतनी होगी कि अगर हिमालय न होता तो फिर हमारा देश भारत कैसा होता। जवाब सीधा और स्पष्ट है कि उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शीत रेगिस्तान यानी डेजर्ट होते, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति न होती और मध्य भारत में तो इतनी गर्मी होती कि वहां पर रहने लायक कुछ भी ना होता। असल में यूरेशिया टेक्टोनिक प्लेट खिसकने से विशाल समुद्र टेथिस से हिमालय की उत्पत्ति हुई और भारत का वो भूगोल बना जिसमें आज 140 करोड़ लोग रहते हैं। लाखों सालों की प्रक्रिया से जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उससे 3 प्राकृतिक और भौगोलिक परिघटनाएं हुई जिससे भारत रहने योग्य बना। मिसाल के तौर पर मॉनसून हिंद महासागर एवं अरब सागर से उत्पन्न होता है और साउथ वेस्ट से भारत में प्रवेश करते हुए एक लंबा सफर तय करता है और फिर आखिर में हिमालय से टकराता है। बादल हिमालय से टकराकर लौटते हैं जिससे उत्तरी भारत समेत राजस्थान तक जमकर बारिश होती है। इससे उत्तरी भारत से लेकर मध्य और पश्चिम भारत को नई ऑक्सीजन मिलती है और जीवन खुशहाल रहता है। इस बारिश से तमाम नदियां, जलधाराएं, जंगल और भूजल रिचार्ज होते हैं। अगर हिमालय न होता तो ये मानसून के बादल सीधे पश्चिमी चीन होते हुए मंगोलिया से रूस के साइबेरिया में दाखिल हो जाते। मतलब भारत में हर साल 21 या 22 जून को मानसून जो आता है और आखिरी सितंबर तक रहता है, वो केवल भारत के ऊपर से गुजरते हुए कुछ बारिश करता और आगे निकल जाता, जिससे न मध्य भारत का भूजल रिचार्ज होता और ना ही हिमालय की नदियों में सदैव पानी रहता। इसी के साथ अगर हिमालय न होता तो ध्यान देने वाली बात है कि हर साल जनवरी और फरवरी में नॉर्थ पोल से साइबेरिया होते हुए बर्फीली हवाएं मंगोलिया पहुंचती और वहां से चीन और तिब्बत होते हुए भारत में दाखिल होती, जिससे साइबेरिया, मंगोलिया और चीन के जिंगयांग, गांसू और तिब्बत की तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी शीत रेगिस्तान होते। लेकिन अब हमारी हिफाजत के लिए वो विशाल हिमालय खड़ा है तो ये ठंडी हवाएं इनसे टकराकर चीन से लौट जाती हैं। मॉनसून के अलावा पश्चिमी, मध्य और उत्तर भारत में बारिश का एक मुख्य जरिया
भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, जो हर साल वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कर बादलों को विकसित करते हैं। ये बादल मध्य पूर्व होते हुए पाकिस्तान पहुंचते हैं और वहां से भारत में दाखिल होकर सीधे हिमालय से टकराते हैं। इसे पोस्ट मॉनसून यानी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों के अलावा भारत में बारिश होती है और हिमालय और इससे लगते कैचमेंट एरिया में बर्फबारी होती है। इससे ग्लेशियर बनते हैं और फिर 12 महीने गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सरीखी बड़ी नदियों में पानी बहता है। कुल मिलाकर हिमालय का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसे थर्ड पोल या तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। दोस्तों, अब आप हिमालय के होने के मायने जरूर समझ गए होंगे, साथ ही ये भी समझ गए होंगे कि हिमालय हमारे लिए कितना और क्यों जरूरी है। बावजूद इसके हम उसे सिर्फ दर्द और जख्म देने पर आमदा है। वापस चारधाम यात्रा पर लौटें तो वो सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे हिंदू धर्म के लिए भी एक पवित्र यात्रा है। इतिहास में 1000 साल पहले से इसके होने के सबूत दर्ज हैं। 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम की स्थापना के साथ ही वैष्णव धर्म का पहले ही हिमालय राज्यों से परिचय कराया। उसके साथ ही देश भर से यहां श्रद्धालु आने लगे। इतिहासकार, खासकर हिमालयन गैजेटियर लिखने वाले एटकिंसन और गढ़वाल का इतिहास लिखने वाले पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार 19वीं सदी तक भी बद्रीनाथ समेत अन्य धामों में साल भर 50,000 से ज्यादा यात्री नहीं आते थे। देश की आजादी से महज 2 साल पहले तक ये बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा देवप्रयाग से पैदल होती थी। उसी तरह टिहरी शहर तक सड़क थी और उससे आगे यात्रियों को यमुनोत्री और गंगोत्री पैदल ही जाना पड़ता था। यात्रा कठिन होती थी और धार्मिक यात्रा के तौर पर ही आयोजित होती थी। लेकिन अब या तो धामों तक ही सड़क जाती है या उससे कुछ पहले तक। ऊपर से हमने पहाड़ों को काटकर सड़क भी चौड़ी कर दी, जिससे रील बनाने वाले, पिकनिक मनाने वाले और हुड़दंग करने वाले सबसे पहले पहुंच जाते हैं। सोचिए, भगवान ने भी कभी इन हिमालय की कंदराओं को अपना घर इसलिए चुना होगा कि वो शांति से साधना कर सकेंगे। चलिए, कुछ हजार लोग दर्शन करने आ भी जाएं तो उनको आशीर्वाद दे दिया जाएगा, लेकिन ये क्या, ढोल नगाड़ों के साथ आते कथित श्रद्धालु, इंस्टा रील बनाने में रीटेक देते युवा और 3-4 दिन में चारधाम यात्रा की एडवेंचर जर्नी करते ये नए पर्यटक अब इस नई यात्रा की पहचान बन गए हैं। इन सब के बीच हमारे पवित्र धामों का अपमान और हिमालय की बदकिस्मती साफ देखी जा सकती है। अगर ऐसे ही हर साल चारधाम यात्रा में लाखों लोगों के आने के रिकॉर्ड टूटते रहे तो एक दिन रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में वो हिमालय ही नहीं बचेगा जिसके बिना हम एक पल के लिए भी अपना वजूद न सोच सकते हैं और जिसके बिना हम हो भी नहीं सकते।